हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे ऐप में। ठीक है, चलिए आज हम लोग पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग जहाँ से देखे जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे आज हम लोग देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण के प्रकार को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो बारी बारी से समझेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन को समझते हैं। तो स्पर्श व्यंजन किसको बोला जाता है? तो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत 23 वर्ण आते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि कितने वर्ण आते हैं। तो इसके अंतर्गत में 23 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं ज़रा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा नहीं होता है। ठीक है, अंगा क्योंकि अंगा का प्रयोग खोटा में होता ही नहीं है। ठीक है, और फिर च, छ, ज, झ, ञ, इसको एक लाइन में कवर्ग बोला जाता है। ठीक है, और इसमें चवर्ग, इसको ट वर्ग बोला जाता है। इसमें मूर्धन न को नहीं लिया जाता क्योंकि खोटा में मूर्धन न का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद त, थ, द, ध, दंत न का प्रयोग, इसको तवर्ग बोला जाता है। तो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, फिर प, फ, ब, भ, म, इसको एक लाइन में पवर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 23 हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या था, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन नहीं आता ना, अंतस्थ व्यंजन आगे है। ठीक है, आगे पहले देख लेते हैं कवर्ग कंठ व्यंजन किसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको डिटेल करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ कवर्ग वगैरह देखे थे ना, तो उसी को थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं कि और वहाँ से किस किस चीज़ का वो कवर्ग उसको क्यों बोला जाता है, कैसा क्या है, उसका उच्चारण कहाँ से होता है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कंठ व्यंजन इसके अंतर्गत खोटा की क, ख, ग, घ यानी कि कवर्ग अंगा को छोड़ करके, ठीक है, वर्ण शामिल है। इन वर्णों का उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। ठीक है, कंठ के स्पर्श से और जो अन्य उच्चारण होने वाले वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? अ, आ और फिर क, ख, ग, घ और फिर ह। ठीक है, तो इतने सारे वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, उसके बाद तालव्य व्यंजन। ठीक है, किसको बोलेंगे? इन वर्णों का उच्चारण तालु के स्पर्श से होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत खोटा के कौन कौन से वर्ड का उच्चारण होता है? तो च, छ, ज, झ, ञ, ये और चवर्ग जो है यानी कि एक लाइन में बोलेंगे च, छ, ज, झ, ञ को पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? चवर्ग। ठीक है, तो इसलिए इसका उच्चारण होता है। ठीक है, मतलब कहाँ से? तालु से होता है। ठीक है, और इसके अलावे कौन कौन से वर्ड का उच्चारण होता है तालु से? तो हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, ञ और दस्त य और तालव्य स का होता है उच्चारण, मतलब तालु से। ठीक है, ऐसे भी तालव्य स का तालव्य उसमें ऐसे भी आता है, इसलिए समझ सकते हैं कि तालव्य स का उच्चारण जो होगा वो तालु से ही होगा। ठीक है, अगला मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा के स्पर्श से होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और नी की टवर्ग शामिल है। ठीक है, अब इसके अलावे कौन कौन से मतलब अन्य जो है जिसका उच्चारण जो मूर्धा से होता है? तो ट, ठ, ड, ढ, फिर ये ड और ये ढ, र और ये मूर्धन स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारे वर्णों का उच्चारण मतलब मूर्धा से होता है। ठीक है, अगर हिंदी में रहते पढ़ते तो ये मूर्धन न का भी उच्चारण यहीं से होता है। ठीक है, उसके बाद दंत व्यंजन को देखते हैं। दंत व्यंजन इन वर्णों का उच्चारण दांत के स्पर्श से होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध, दंत न और ल फिर स। ठीक है, इसीलिए देखिए इसको दंत सा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका उच्चारण दंत से होता है। मूर्धन सा को मूर्धन सा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मूर्धन स का उच्चारण मूर्धा से होता है। ठीक है, तालव्य स को तालव्य स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका उच्चारण तालव्य से होता है। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण ओठ के स्पर्श से होता है। इसके अंतर्गत प, फ, ब, भ, म, हर्षौ, दुर्गौ वर्ण शामिल है। ठीक है, उसके बाद नासिक के व्यंजन। ठीक है, एक बार पढ़ते चलते हैं, आराम से देखते चलिएगा। ठीक है, नासिक के व्यंजन किसको बोला जाता है? अंगा, इया, मूर्धन्य, न और म। इसमें से खोटा में अंगा और मूर्धन्य का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि नासिक व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होगा? नाक से होता है। ठीक है,
उसके बाद दंतोष्ठ्य व्यंजन, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारण होने वाले व्यंजन को दंतोष्ठ्य व्यंजन बोला जाता है। इसका उदाहरण मात्र एक व है, ठीक है। उसके बाद कंठ तालव्य व्यंजन, यानी कि कंठ और तालु के दोनों के स्पर्श से उच्चारण होने वाले व्यंजन को कंठ तालव्य व्यंजन बोला जाता है। इसका उदाहरण ए और आई, ठीक है। आई का प्रयोग हम लोग खोटा में नहीं करते, इसलिए इसको घेर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कंठोष्ठ, यानी ओ और औ, कंठ और ओष्ठ से मिल करके उच्चारण होता है, इसलिए इसको कंठोष्ठ व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन, जो दूसरा प्रकार था, ठीक है। तो दूसरा प्रकार था अंतस्थ व्यंजन, उसके अंतर्गत में क्या होता है जरा देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित वर्ण है, ठीक है। इनका उच्चारण जीभ, दांत और ओठों से होता है। खोठा में 4 वर्ण इस प्रकार हैं, र, ल, र, ह और लह, ठीक है। लह का प्रयोग कैसे करें? करह ले और खैल है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग होता है। एक बार और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा खोठा में प्रयोग होता है, खास करके र, ल, रह और लह, ठीक है। हालांकि अगर देखते तो हिंदी के अनुसार से तो अंतस्थ य भी आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि खोठा में य का प्रयोग ज के रूप में हो जाता है, ठीक है। हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊष्म व्यंजन की ओर चलते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन की ओर चलेंगे तो ऊष्म व्यंजन की ओर चलते हैं। तो ऊष्म व्यंजन बोलते किसको है? तो ऐसे वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न गर्म वायु से होता है, ठीक है। अगर हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो वहाँ से एक रगड़ उत्पन्न होता है, जिससे कि एक गर्म वायु का उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 4 खोठा के अनुसार से, स, ह, अधः न ह और अधः म और ह, ठीक है। जैसे कौन हो, हम ही, दाम ही, दिन ही, इस तरीके से मतलब खोठा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि व्यंजन वर्ण को और किस आधार पर बांटा जाता है। तो घोषत्व के आधार पर भी व्यंजन वर्ण को बांटा जाता है, ठीक है। घोषत्व के आधार पर, तो घोषत्व के आधार पर अगर हम लोग बांटेंगे तो एक घोष होता है और दूसरा अघोष होता है, ठीक है। घोष को हम लोग सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे अगर देखते हैं घोष व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं, तो घोष व्यंजन वर्ण किसके बोलेंगे? जो वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास के कारण कंपन होता है, उसे घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये सभी वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन होते हैं। जैसे देखिए, मतलब कोई भी वर्ग है ना, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, तो उसका तीसरा और चौथा और 5वां जो व्यंजन होगा वो मतलब सघोष के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कवर्ग के अंतर में ग और घ अंगा तो होता नहीं है, इसलिए अंगा को हम लोग प्रयोग में नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद चवर्ग का ज, झ और इया को लेंगे, ठीक है। फिर टवर्ग का ड और ढ को लेंगे, ठीक है। और तवर्ग का द, ध और दंतना को लेंगे। पवर्ग में ब, भ और म को ले लेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त और किसका किसका प्रयोग होता है? तो र, ल, ह, आधा र, ह, ल, ह, म, ह, तो इस तरीके का इन सब का प्रयोग होता है, मतलब सघोष के अंतर्गत में, ठीक है। तो इस प्रकार से खोठा के अंतर्गत में घोष व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो 20 हो गई, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं अघोष की व्यंजन की, ठीक है। तो अघोष व्यंजन वर्ण वैसे व्यंजन वर्ण को ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है और कंपन नहीं होता है, ठीक है। तो उसे अघोष व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं। जैसे देखिए, इस कैटेगरी में पहला सारे जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण होता है, ठीक है। जैसे क वर्ग ले लिए तो इसमें क और ख आएगा केवल, ठीक है। च वर्ग ले लिए तो च और छ आएगा, ठीक है। ट वर्ग ले लिए तो ट और ठ आएगा। त वर्ग ले लिए तो त और थ आएगा, ठीक है। और प वर्ग ले लिए तो प और फ आएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक दो दंत स है उसका भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से टोटल खोठा में अघोष वर्णों की संख्या 11 है, ठीक है। एक समरी के रूप में देखते हैं कि अघोष क्या है, सघोष क्या है। तो उसका एक समरी में अगर देख लेते हैं तो ये जो पहला और दूसरा लेटर है ये अघोष के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। और जो तीसरा, चौथा और 5वां लेटर है
ये घोष वर्ण के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सारे वर्ग का एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे और चलेंगे तो हम लोग श्वास की मात्रा के आधार पर यानी कि प्राणत्व के आधार पर, यहाँ थोड़ा सा कम दिख रहा है, अच्छा PDF में हम आप लोग को अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो श्वास की मात्रा यानी कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण के प्रकार, तो अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में यहाँ फिर से व्यंजन वर्ण को बांटा जाता है। ठीक है, वहाँ था घोष और अघोष के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्राण के आधार पर बांटेंगे, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में। ठीक है, तो अल्प प्राण के रूप में बांटेंगे तो अल्प प्राण किसको बोलेंगे? ठीक है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु यानी कि प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, ठीक है, तो उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर्गत में प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा हर एक वर्ग का, वो अल्प प्राण की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला वर्ग लेते हैं तो उसमें क, ग, ख छूट गया और घ छूट गया। अंगा को ले सकते थे लेकिन अंगा खोटा में प्रयोग होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, फिर च वर्ग में च, ज और य, ट वर्ग में ट और ड, फिर त वर्ग में त, द और न। ठीक है, प वर्ग में प, ब और म। इसके अतिरिक्त र और जो ल है इसका भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खोलठा में अल्प प्राण के रूप में 15 व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं महाप्राण की ओर। ठीक है, महाप्राण किसको बोला जाता है? तो जिन ध्वनियों वर्णों के उच्चारण में श्वास या वायु की अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण होते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण इस कैटेगरी में आता है, जैसे ख और घ, फिर छ और झ, फिर ठ और ढ। ठीक है, फिर इसमें थ और ध, फिर फ और भ। इसके अतिरिक्त कौन कौन आएंगे? ये दंत स, ह, न ह और म ह, फिर र ह और ल ह। तो इस तरीके से खोटा में महाप्राण व्यंजन वर्णों की संख्या 16 है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अल्प प्राण की संख्या 15 और महाप्राण की संख्या 16 है। ठीक है, अगर इसको हम समरी के रूप में देखें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम सारे वर्ड का इंग्लिश लिखना चाहें, ठीक है, जैसे क का के, ख का के एच, दो जिसके जिसके साथ में के एच का प्रयोग होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे महाप्राण, और जिसके जिसके साथ में सिंगल रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्प प्राण। ठीक है, ये एक याद रखने का शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। बाकी इसके आगे का जो है वो फिर कल हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।